मेरा नाम सनाया है। मैं शहर की रहने वाली हूँ और मेरी शादी गांव में एक पढ़ी लिखी फैमिली में हुई थी। मेरे पति ने मुझे नया नया स्मार्टफोन ला कर दिया, इसलिए मुझे मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करने नहीं आता था। एक दिन मेरे पास एक नंबर से कॉल आई। मैंने रिसीव की तो कॉल पर कोई लड़की बात कर रही थी। वह लड़की कौन थी मैं उसे नहीं जानती थी, लेकिन धीरे धीरे मेरी उससे फ़ोन पर बातचीत होनी शुरू हो गई। मैं अपनी उस दोस्त से जब भी मिलने की बात करती तो वह मुझसे मिलने से इनकार कर देती। एक दिन मेरी जान निकल गई जब मुझे पता चला कि मेरी वह दोस्त और कोई नहीं बल्कि मेरी ससुराल में मेरे पति के अलावा मेरी एक ननद और मेरे ससुर रहते थे। मेरे पति का बिहेवियर बहुत ही अच्छा था। उनकी जॉब शहर में लगी हुई थी। वह अपनी शादी करने के लिए यहाँ आए हुए थे। मेरे पति को हर हफ्ते 2 दिन की छुट्टी मिला करती थी, इसलिए वह शनिवार और रविवार को अपने घर पर होते थे। वह अपनी शादी में 15 दिन की छुट्टियाँ लेकर आए हुए थे। उनकी छुट्टियाँ पूरी हो चुकी थी। शादी की रात मेरे पति ने कहा कि तुम मेरे पापा और बहन का बहुत ख्याल रखना। मेरी बहन को अपनी बहन की तरह समझना और पापा को हमेशा अपने पापा की तरह सम्मान देना। हमेशा इन दोनों का ख्याल रखना, क्योंकि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। मेरी बहन ने बचपन में अपने नन्हे हाथों से कच्ची पकी रोटी बनाकर मेरा और पापा का पेट भरा है। इसने हम दोनों का बहुत ख्याल रखा है, इसलिए अब तुम्हें इसको आराम देना है। मैं अपने पति का मतलब अच्छी तरह से समझ रही थी। वह चाहते थे कि मैं इस घर का काम संभाल लूं और उनकी बहन को आराम दूं। मेरी ननद जवान थी। वह ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, बस नॉर्मल सी शक्ल की थी, लेकिन घर गृहस्थी बहुत अच्छी तरह से जानती थी। मेरी ससुराल का घर अच्छा बना हुआ था। काफ़ी बड़ा घर था। मुझे बहुत पसंद आया था, क्योंकि मेरे मायके का घर काफ़ी छोटा था। गांव के लोगों के घर तो बड़े बड़े ही होते हैं। मैंने अपने पति को भरोसा दिलाया कि मैं उनकी बहन और उनके पापा का बहुत ख्याल रखूंगी और उन्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मेरे पति की छुट्टियां पूरी होने वाली थी, इसलिए मेरे पति मुझे 2 दिन के टूर पर घुमाने ले गए थे। इस बात से मेरे ससुर को भी कोई ऐतराज नहीं था। जब हम लोग घूमकर वापस आए तो मेरे पति ने अपने जाने की पैकिंग करनी शुरू कर दी। मैं अपने पति के जाने पर काफ़ी उदास थी। अभी मेरी शादी को हुए कितने दिन ही हुए थे और अभी से ही मेरे पति मुझे अकेले छोड़कर जा रहे थे। मेरे पति ने मुझे भरोसा दिलाया कि तुम यहाँ पर अकेली नहीं हो। मेरी बहन की आदत बहुत अच्छी है। वह कभी तुम्हें बोर नहीं होने देगी। वह हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगी। ससुराल में कितने ही लोग क्यों ना हो, लेकिन पत्नी हमेशा अपने पति का इंतजार करती है। मेरे पति अगले दिन सुबह ही शहर अपनी नौकरी पर जा चुके थे। अब घर में हम 3 लोग ही रह गए थे। इस घर में सब कुछ ठीक था, लेकिन एक बहुत अजीब बात थी। मैं जब भी अपने ससुर के पैर छूने उनका आशीर्वाद लेने जाती तो मुझे उनकी हरकतें बहुत अजीब लगती थी। वह मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे, और खुश तो खैर सभी लोग थे। गांव के काफ़ी सारी औरतें भी मुझसे मिलने के लिए आई थी, क्योंकि सभी लोगों का यही कहना था कि मैं इस पूरे मोहल्ले की सबसे ज़्यादा खूबसूरत बहू हूँ। गांव के ज़्यादातर लोग गरीब थे, और गांव के लोग तो वैसे भी छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसलिए सारी औरतें मुझे देख देख कर बहुत खुश होती थी और मेरे पति की किस्मत पर नाज करती थी। मेरे पास अभी तक मोबाइल नहीं था। मुझे अपने पति की याद सता रही थी, लेकिन मेरे ससुर के पास स्मार्टफोन था। मेरे पति अपने पापा के नंबर पर कॉल कर लेते और मुझसे बात कर लिया करते थे। मैं घर के सारे काम करने के बाद फ्री रहती थी और सारा दिन घर में बोर होती रहती थी। मेरी ननद तो मुझसे बस थोड़ी बहुत बातचीत करती और उसके बाद अपने कमरे में चली जाती थी। यह लोग काफ़ी सिंपल बिहेवियर के लोग थे। मेरे ससुर मेरे घर में आने के बाद बहुत खुश थे, लेकिन उनको ज़्यादा खुश होता हुआ देखकर मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास होता था। वह कभी बाजार से मेरे लिए पिज्ज़ा लेकर आते तो कभी समोसे लेकर आते थे और थैली मेरे हाथ में लेकर दे दिया करते थे। मैं खाने के लिए अपनी ननद को आवाज़ लगाती तो वह मना करते थे। कहते थे कि बहू, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, बेटी को आवाज़ मत लगाओ। मुझे उनकी यह बात बड़ी अजीब लगती थी कि भला वह अपनी बेटी से ज़्यादा बहू को अहमियत क्यों दे रहे थे। इतनी बात मेरी उनसे पूछने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि मैं अभी नई नई थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे ससुर किसी बात का बुरा मान जाए। मैं खामोशी से अपने कमरे में ले जाकर खा लिया करती थी, और जो बचता वह अपनी ननद को खामोशी से दे दिया करती थी। मेरी ननद भी पलटकर मुझसे सवाल नहीं करती थी कि आखिर आपको यह समोसे या पिज्ज़ा किसने लाकर दिए हैं। वह तो बहुत ही सिंपल टाइप की लड़की थी। अपने कमरे से सिर्फ किसी काम से ही निकलती थी, बाकी फिर वापस अपने कमरे में घुस जाती थी। वह काफ़ी पढ़ी लिखी थी और कंप्यूटर पर कुछ न कुछ किया करती थी।
पहले तो उसने घर की सारी जिम्मेदारियां उठाई हुई थी, लेकिन जब से मेरी शादी हुई थी वह घर के किसी काम को हाथ भी नहीं लगाती थी। मुझे क्या था, मैं तो बस अपने ससुर के अच्छे बिहेवियर से खुश थी। मैं सोचती थी कि मैं हमेशा ननद और ससुर का बहुत ख्याल रखूंगी, जैसा कि मेरे पति ने मुझसे कहा था, और मैं अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभा भी रही थी। मैं अपने ससुर से सुबह उठते ही पूछती कि आपको नाश्ते में क्या खाना है, तो मेरी इस बात से वह बहुत खुश होते थे और मुझे फ़ौरन ही अपनी पसंद का नाश्ता बता देते थे। मैं उनकी पसंद के मुताबिक नाश्ता बनाती और उनको दे देती थी। मेरे ससुर दिन में मुझसे काफ़ी सारी डिशेज की डिमांड करते थे। मैं उनका कहना हर बार मान लिया करती थी, इसलिए वह मुझसे दिन ब दिन खुश रहने लगे थे। मेरे पति को गए हुए 1 हफ्ता पूरा होने वाला था। अब उनके आने का टाइम हो गया था। अब की बार जब मेरे पति घर आए तो मेरे लिए एक सरप्राइज़ लेकर आए थे। उन्होंने आते ही मुझे गिफ्ट दिया। गिफ्ट देखकर मैं बहुत खुश हो गई थी। मैंने जैसे ही गिफ्ट को ओपन किया तो उसके अंदर स्मार्टफ़ोन था। मेरे पति ने कहा कि तुम्हें मुझसे बात करने में परेशानी होती थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए मोबाइल लेकर आया हूँ। मैंने सोचा चलो अच्छा हुआ, मुझे अपने ससुर के मोबाइल से बात करनी पड़ती थी। अब मेरे लिए आसानी हो गई थी। 2 दिन इसी तरह से हंसी खुशी अपने पति के साथ गुजर गए थे। मैं घर के सारे काम दिल लगाकर किया करती थी। मोबाइल को हाथ लगाने का मुझे टाइम ही नहीं मिलता था, जबकि शुरू के दिनों में तो मैं फ्री रहती थी। लेकिन अब मेरे ससुर दिन भर मुझसे कोई ना कोई काम करवाते रहते थे, इसलिए मैं बहुत बिजी रहती थी। मेरा मोबाइल तो एक तरफ ही पड़ा रहता था। रात के टाइम पर जब मुझे मौका मिलता तो मैं थोड़ी देर के लिए अपने पति से कॉल पर बात कर लेती थी। एक दिन मैं किचन में नाश्ता बना रही थी, तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे कोई देख रहा हो या फिर कोई मेरे पीछे खड़ा हुआ है। जैसे ही मैंने पीछे पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। मुझे लगा कि शायद मेरा वहम होगा। उसके बाद मैं नाश्ता बनाने में बिजी हो गई थी। इसी तरह से 2-3 दिन गुजर गए। फिर एक दिन मैं छत पर कपड़े फैलाने गई। तब भी मुझे छत पर ऐसा महसूस हुआ जैसे छत पर मेरे अलावा और कोई मौजूद है, जबकि उस दिन छत पर ही क्या, बल्कि पूरे घर में कोई मौजूद नहीं था। मेरी ननद अपनी सहेली के घर गई हुई थी और मेरे ससुर घर के बाहर थे। ना जाने मेरे साथ यह सब क्या कुछ हो रहा था। मुझे लगा शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। थोड़ी देर बाद जब ननद घर पर आई तो मैंने उससे पूछा, क्या तुम घर वापस आई थी? उसने कहा, नहीं तो भाभी, मैं अभी घर पर आई हूँ। वह कहने लगी, क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रही हो। मैंने अपनी ननद को बताया कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे इस घर में मुझे कोई देख रहा है, किसी की मुझ पर नज़र हो। वह कहने लगी, भाभी, आपकी शायद तबीयत ठीक नहीं है। भला ऐसा कैसे हो सकता है? इस घर में आपके साथ मैं भी तो रहती हूँ, कभी मुझे तो किसी ने नहीं देखा। मेरी ननद यह बात सुनकर मेरा मजाक बनाने लगी थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज के बाद मैं इसको अपने बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। उसने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया था। उस दिन मेरे ससुर कब घर आए थे मुझे कुछ पता नहीं था। जब वह गए थे तब तो मैंने उनको देखा था, लेकिन जब वह आए तब मुझे पता नहीं चला। शायद मैं उस टाइम पर अपने कमरे में लेटी हुई थी। मेरे ससुर मुझे देखकर मुस्कुराते रहते थे। एक दिन मैंने उनसे इसकी वजह पूछी तो वह कहने लगे कि तुम बिल्कुल अपनी सास की तरह लगती हो। मैंने उनसे कहा, आपका क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा कि मेरा मतलब है कि तुम बिल्कुल अपनी सास की परछाई हो। तुम्हारी सासू माँ बिल्कुल तुम्हारी जितनी ही सुंदर थी और बिल्कुल तुम्हारी तरह घर के काम में फुर्तीली थी। मतलब मेरे ससुर जी मुझे अपनी पत्नी से कंपेयर कर रहे थे। मुझे लगा कि इसलिए वह मुझे अपने हर काम के लिए कहते हैं, क्योंकि उनको मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना भी बहुत पसंद आता था। लेकिन एक दिन मेरे ससुर ने बहुत ही अजीब सी हरकत की और घर के अंदर एक बड़ी अजीब सी चीज़ लेकर आए थे। मेरी ननद और मैं यह सब देखकर हैरान रह गए थे। यह गांव तो जरूर था, लेकिन इस चीज़ का यहाँ क्या काम था? मेरे ससुर तो काफ़ी पढ़े लिखे थे। वह एक घोड़ी थी। आजकल घोड़ी भी कहाँ सस्ती मिलती है। वह काफ़ी सारे पैसे खर्च करने के बाद उसे लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि मैं इस घोड़ी को पालना चाहता हूँ, इसलिए अपने घर में लेकर आया हूँ। मेरी ननद ने तो अपने पापा की मजाक भी बनाई थी कि आपको कब से शौक हो गया है घोड़ी को पालने का। मैंने कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा या फिर बकरी पालने का शौक तो सुना था, लेकिन घोड़ी पालने के शौक के बारे में मैंने पहली बार सुना है। यह बात मुझे भी कुछ अजीब लगी थी। लेकिन अगले दिन जब मैं सुबह सुबह उठी तो मैंने देखा कि लगभग सुबह के 6 बज रहे थे। इतनी सुबह मेरे ससुर घोड़ी के पास बैठे हुए उसका दूध निकाल रहे थे। मैं छुपकर उनको देखने लगी थी। मैंने देखा कि उन्होंने दूध को ग्लास में भरने के बाद उसको पी लिया। जब मेरे ससुर को पता चला कि मैं उनको देख रही हूँ तो वह घबरा गए।
मैंने कहा, आप यह दूध क्यों पी रहे हो? तो वह कहने लगे, घोड़ी का दूध पीने से मर्द के शरीर के अंदर ताकत आती है। मैंने सोचा कि शायद इस उम्र में आकर मेरे ससुर जी को कमजोरी महसूस हो रही होगी। गांव के लोग तो वैसे भी काफ़ी सारे नुस्खे जानते हैं, यह भी कोई ताकत लाने वाला ही नुस्खा होगा। वैसे मैंने पढ़ा था कि घोड़ी का दूध काफ़ी सारी बीमारियों के भी काम आते हैं। वह उनके फायदे का जानवर था, इसलिए तो वह उसे लेकर आए थे। मैं जब अपने पति से कॉल पर बात की तो इस बारे में उनको भी बताया। मेरे पति ने कहा कि मेरे पापा पढ़े लिखे आदमी हैं और वह गांव के तौर तरीके भी जानते हैं। गांव के बूढ़े बुजुर्गों के साथ उनका उठना बैठना है, उनमें से किसी ने उनको यह नुस्खा बता दिया होगा। तुम इस बात पर ज़्यादा ध्यान मत दो। मेरे पापा जो करते हैं ठीक करते हैं। आज तक उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया है और वह घोड़ी घर में लेकर आए हैं तो इसमें भी कोई मकसद ही होगा। मैंने अपने पति से कहा, आप ठीक कह रहे हो, ससुर जी सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। एक दिन मैं अपनी ननद के साथ मार्केट गई हुई थी। मार्केट से आने के बाद जैसे ही मैं अपने कमरे के अंदर गई तो यह देखकर मैं हैरान रह गई थी कि मेरे कमरे की हालत बहुत बुरी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे कमरे की तलाशी ली हो। चारों तरफ सामान फैला हुआ था। मुझे लगा कि शायद मेरे कमरे में कोई आया होगा। मैंने अपनी सारी कीमती चीज़ें चेक की, लेकिन मेरे कमरे की हर कीमती चीज़ अपनी जगह पर मौजूद थी। कोई भी चीज़ कमरे से गायब नहीं थी, बस कमरे का सामान ही इधर उधर फैला हुआ था। मैं अपने ससुर जी के पास गई और उनसे यह सवाल किया कि मेरे कमरे में यह सामान कैसे फैला हुआ है? क्या आप मेरे कमरे में गए थे? क्योंकि उस दिन घर में ससुर जी अकेले ही मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे कमरे में नहीं गया था, लेकिन मैं तुम्हारे कमरे के अंदर बिल्ली को जाते हुए देखा था। शायद बिल्ली ने ही तुम्हारे कमरे का सामान फैला दिया होगा। मैंने सोचा कि शायद वह सही कह रहे होंगे, यही हो सकता है, बिल्ली ही कमरे में आई होगी। मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया था। मेरे पति की छुट्टी के दिन आ गए थे और वह 2 दिन के लिए घर पर आ गए थे। अगले दिन जब मैंने सुबह का नाश्ता बनाया तो सब लोग नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ गए थे। मेरे पति ने अपनी बहन से पूछा, तुम्हारी भाभी मेरे पीछे तुम्हारा ख्याल भी रखती है या नहीं? मेरी ननद कहने लगी, भैया भाभी बहुत अच्छी है, हमारा बहुत ख्याल रखती है। यह बात सुनकर मुझे खुशी मिली थी कि मेरी ननद ने मेरी तारीफ़ की थी। उसके बाद मेरे ससुर ने तो मेरी इतनी देर तक तारीफ़ की थी कि वह तो खामोश होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरे ससुर ने कहा कि बहू सच में बहुत अच्छा खाना बनाती है और इसने घर को भी अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है। मैंने सोचा कि आज मैं अपने ससुर से अपने मायके जाने की परमिशन ले लेती हूँ, लेकिन यह सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि मेरे ससुर ने मुझे मायके जाने से मना कर दिया था। मैं उदास हो गई थी। मेरा उदास चेहरा देखकर मेरे ससुर ने थोड़ी देर बाद कह दिया कि ठीक है, चली जाओ। मैं अपने पति के साथ 2 दिन के लिए अपने मम्मी पापा के घर चली गई थी। वहाँ पर हमने अच्छा टाइम गुजारा था और उसके बाद मैं घर आ गई थी। मेरे पति वापस चले गए थे। मेरे पति के अगले दिन जाते ही मेरे नंबर पर एक नंबर से मिस कॉल आने लगी थी। मैं जैसे ही कॉल अटेंड करती पीछे से कॉल कट जाती थी और मैं अपनी साइड से कॉल करती तो नंबर बिजी आता था। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि ना जाने यह किसके नंबर थे। एक दिन दोपहर का टाइम था। हम सब लोग दोपहर में अपने अपने कमरे में जाकर लेट जाते थे और आराम करते थे। मेरी ननद और ससुर भी अपने कमरे में आराम कर रहे थे। मैं जैसे ही अपने कमरे में आई तो मैंने देखा कि मेरे मोबाइल पर उसी नंबर से कॉल्स आ रही थी। मैंने जैसे ही कॉल रिसीव की थोड़ी देर तक तो किसी ने बात नहीं की, लेकिन थोड़ी देर बाद किसी के बोलने की आवाज़ आई। वह किसी लड़की के बोलने की आवाज़ थी। उस लड़की ने पहले तो हेलो बोला। उसके बाद मैंने पूछा, आप कौन हो? तो वह कहने लगी कि मेरा नाम भावना है। मैं इस नाम की किसी लड़की को नहीं जानती थी। मैंने कहा, लेकिन मैं आपको नहीं जानती। उसने कहा, मैं भी आपको नहीं जानती हूँ। मैंने कहा कि जब आप मुझे नहीं जानती हो तो इतने दिनों से बार बार मुझे कॉल क्यों कर रही हो? मैं जब भी आपके नंबर से कॉल रिसीव करने की कोशिश करती हूँ तो कॉल कट जाती है। उसने कहा कि हो सकता है शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कॉल कट जाती हो। वैसे मेरा नाम भावना है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैंने कहा कि मेरा मायका भी दिल्ली का ही है। इसी तरह से हम दोनों के बीच की बातचीत काफ़ी देर तक होती रही। उस लड़की ने बातों ही बातों में मुझसे दोस्ती कर ली थी। वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। इसी तरह से हम दोनों रोज़ एक दूसरे से बात किया करते थे और मेरे ससुर का वही रूटीन था। वह रोज़ सुबह सुबह उठ जाते और सबसे पहले घोड़ी का ताज़ा दूध निकाल कर पिया करते थे। मेरे ससुर काफ़ी पढ़े लिखे थे। मैं रोज़ उनके कमरे की सफाई करने जाती थी। उनके कमरे में कंप्यूटर भी रखा हुआ था और वह हमेशा
अपने मोबाइल में बिजी रहते थे। मेरे ससुर कोई काम तो करते नहीं थे, इसलिए कभी छत पर चले जाते तो कभी मोबाइल या फिर कंप्यूटर से अपना टाइम पास कर लिया करते थे। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे और हर दिन मेरी अपनी दोस्त से बात होती थी। वह दोपहर के टाइम पर ही मुझे फ़ोन किया करती थी और हम दोनों घंटों आपस में बातें करते रहते थे। मेरा टाइम अच्छा पास हो जाता था और उससे बात करने के बाद मेरा मन भी हल्का हो जाता था। मैं अपने मायके में भी अपनी मम्मी या बहन से ज़्यादा फ़ोन पर बात नहीं करती थी, बस कभी-कभी हालचाल पूछ लिया करती थी। मेरे पति अपनी छुट्टी पर घर आ गए थे। एक दिन मुझे याद आया कि मैं अपने मायके से अपनी पुरानी एल्बम लेकर आई थी, जिसमें मेरे बचपन की बहुत सारी फ़ोटोज़ लगी हुई थी। मैंने अपने पति से कहा, मैं आपको अपने बचपन की फ़ोटो दिखाती हूँ। मैं अपनी उस एल्बम को टेबल पर ही रखती थी। मैं काफ़ी देर तक उसे ढूंढती रही, लेकिन मुझे मेरी एल्बम नहीं मिल रही थी। उसके बाद मैंने सोचा कि कहीं मैंने अलमारी में तो नहीं रख दी। मैंने पूरी अलमारी में छान मारी थी, यहाँ तक कि पूरे कमरे की तलाशी ले ली थी, लेकिन मुझे मेरी एल्बम कहीं नहीं मिल रही थी। अभी पिछले हफ्ते ही तो मैं अपने मायके गई थी और तभी अपनी पुरानी एल्बम साथ लेकर आई थी। मेरे पति कहने लगे, तुम क्या ढूंढ रही हो? मैंने जब उनको यह बात बताई तो वह कहने लगे कि हो सकता है तुम वहाँ से एल्बम लाई ही नहीं हो। मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं एल्बम अपने घर से लेकर आई थी ताकि आपको अपनी फ़ोटोज़ दिखा सकूं, लेकिन मेरी एल्बम पता नहीं कहाँ गई। मेरे पति ने कहा, हो सकता है तुमने रास्ते में कहीं एल्बम गिरा दी हो या फिर धोखे से तुमसे गिर गई हो। उन्होंने मेरी परेशानी शक्ल देखते हुए कहा, इतना परेशान मत हो, वह ज़्यादा कीमती चीज़ नहीं थी, एक एल्बम ही तो थी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम हमारी शादी की एल्बम देख लो। लेकिन मैं सोच में पड़ गई थी और मुझे अच्छे से याद था कि मैं एल्बम लेकर आई थी और याद से मैंने अपने टेबल पर ही रख दिया था। पर अब जब एल्बम पूरे कमरे में नहीं थी तो मैंने इस बात पर ध्यान देना छोड़ दिया था। कुछ दिन बाद जब मैं अपने ससुर के कमरे की सफाई करने गई तो वहाँ पर मैंने ऐसी चीज़ देखी कि जिसे देखकर मैं हैरान रह गई थी। यह कोई चीज़ नहीं बल्कि वह एल्बम थी, वही फ़ोटो एल्बम थी जो काफ़ी दिनों से मैं ढूंढ रही थी। इन सारी फ़ोटोज़ में मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैंने अपनी एल्बम वापस वहीं पर रख दी और सोचने लगी कि ससुर जी ने आखिर मेरी एल्बम अपने पास क्यों रखी हुई है। मैं खामोशी से अपने कमरे में चली गई थी। इन्हीं दिनों पढ़े लिखे लड़के का रिश्ता मेरी ननद के लिए आया था और मेरा ध्यान उसके रिश्ते में लग गया था। मैं इन दिनों बहुत बिजी हो गई थी और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। भावना से भी मेरी कोई बातचीत नहीं हो रही थी क्योंकि हम लोग शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। मेरे पति घर आ गए थे, ननद की सगाई होने वाली थी। जिस दिन मेरी ननद की सगाई थी उस दिन मैं अपने कमरे में कपड़े पहनने के बाद ड्रेसिंग के आगे बैठी हुई मेकअप कर रही थी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे के दरवाजे पर कोई खड़ा हुआ अंदर झांक रहा हो। जैसे ही मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो कोई नहीं था, लेकिन मैं फिर भी अपनी तसल्ली के लिए दरवाजे की तरफ गई। दरवाजे पर फौरन ही मेरी ननद आ गई और तैयार होकर मुझे खुद को दिखाने लगी। भाभी, मैं कैसी लग रही हूँ? मैंने अपनी ननद से कहा, बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने कहा, क्या तुम ही दरवाजे पर खड़ी हुई मुझे देख रही थी? उसने कहा, भाभी मैं तो अभी तैयार होकर आई हूँ, लेकिन आप मुझे कुछ परेशान लग रही हो। मैंने उसको कुछ नहीं बताया और मैं खामोश हो गई। सगाई वाले दिन घर के सभी लोग बहुत खुश थे। हम लोग फैमिली फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे, तभी अचानक मेरे ससुर मेरे बराबर में आकर खड़े हो गए। मेरी एक साइड पर मेरे पति खड़े हुए थे और दूसरी साइड पर मेरे ससुर खड़े हुए थे। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी कमर पर हाथ लगाया हो, जबकि मेरे पति का हाथ तो मेरे कंधे पर था। मैंने जैसे ही अपने ससुर की तरफ देखा तो वह आगे बढ़ गए और मेरे पति ने मेरा ध्यान कैमरे की तरफ रखने को कहा। उस दिन काफ़ी सारे ऐसे हादसे मेरे साथ हुए थे जिसकी वजह से मुझे अपने ससुर पर शक होने लगा था, लेकिन वह मेरे पिता समान थे। उन पर शक करना मेरे लिए बहुत बड़ा पाप था क्योंकि मुझे सिर्फ उन पर अभी तक शक ही था। मैंने उनको अपनी आंखों से ऐसा कुछ भी गलत करते हुए नहीं देखा था जिसकी वजह शक सही साबित हो सके। मेरी ननद की सगाई तो अच्छी तरह से हो गई थी, मेरे पति भी जा चुके थे। कुछ दिनों बाद सगाई की एल्बम बनकर आई तो सबसे पहले मेरे ससुर लेकर बैठ गए और खुशी खुशी देखने लगे। वह एल्बम अपने कमरे में लेकर चले गए थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने एल्बम मुझे दे दी थी। उन दिनों भावना की मेरे फ़ोन पर काफ़ी सारी मिस कॉल्स पड़ी हुई थी। ज़्यादा बिजी होने की वजह से मेरी उससे कोई बात नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने उसे कॉल की और उसको सॉरी कहा कि मैं अपनी ननद की सगाई में बिजी थी, इसलिए उससे बातचीत नहीं कर सकी।
हम लोग काफ़ी देर तक एक दूसरे के बारे में बातचीत करते रहे। भावना से बात करके मुझे कभी-कभी ऐसा लगता था जैसे वह कोई अनजान इंसान नहीं है, बल्कि कोई मेरी अपनी है। बातों-बातों में वह काफ़ी सारी बातें इस तरह से कह दिया करती थी, जैसे वह मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती है और काफ़ी सारी बातें उसे मेरे बारे में पता है। पर मैं हर बार यही सोचती थी कि जिस इंसान से हम इतने दिनों से बातें करते हैं, उसको हम अपने बारे में काफ़ी कुछ बता चुके होते हैं। भावना को मेरे बारे में मेरे अलावा और कौन बता सकता था? मैं भावना को अपनी ननद की शादी पर इनवाइट करना चाहती थी, पर मैंने सोचा था कि ज़्यादा मेहमान होने की वजह से मैं उससे ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाऊंगी। मैंने अपने पति को भी भावना के बारे में बताया तो मेरे पति ने कहा था कि ऐसे किसी भी अनजान को अपना दोस्त नहीं बनाते हैं, पहले उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। लेकिन मैंने उनसे कहा कि भावना की बातों में मुझे एक अजीब सा भरोसा दिखाई देता है। वह बहुत अच्छी है, उसने अपने काफ़ी सारे राज मुझे बताए थे। वह मुझ पर भरोसा करती है, इसलिए तो उसने मुझे अपने राज बता दिए थे। वरना आज के ज़माने में कोई भी किसी को अपना सीक्रेट बिना मतलब का नहीं बताता। वह किसी लड़के को पसंद करती थी, जिसको वह पसंद करती थी वह इंसान बहुत स्मार्ट था, मगर उसने बताया कि वह शादीशुदा है। मैंने उसे कहा कि तुम्हें शादीशुदा इंसान ही पसंद आया, तुम किसी कुंवारे लड़के को भी तो पसंद कर सकती थी। तो उसने कहा कि जिसको मैं पसंद करती हूँ वह बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, मेरा दिल करता है कि मैं उसे सारा दिन देखती रहूं। उसने बताया था कि मेरे मोबाइल में उसके बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं, मैं दिन रात उसके फ़ोटो देखती रहती हूँ, हर मोमेंट पर उसका फ़ोटो क्लिक करती रहती हूँ और उसे पता भी नहीं चलता। वह लड़की जिसको भी चाहती थी सच में दीवानों की तरह प्यार किया करती थी। मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि भगवान, भावना जिसको चाहती है वह उसे मिल जाए। सच में भावना मुझे बहुत पसंद आई थी और अब मुझे उससे मिलना था। मैं उससे मिलना चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि अब की बार जब मेरे पति घर आएंगे तो मैं भावना को अपने घर डिनर पर इनवाइट करूंगी। वह मेरे गांव मुझसे मिलने के लिए ज़रूर आएगी और कभी इनकार नहीं करेगी। अब की बार मैंने ठान लिया था कि मैं उससे मिलकर ही रहूंगी। मैंने भावना से कहा था कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे घर आ सकती हो? मेरी बात सुनकर कुछ देर के लिए भावना खामोश हो गई थी और उसने कुछ देर बाद सोच समझकर जवाब दिया था कि अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें अभी नहीं बुला रही हूँ। जब मेरे पति छुट्टियों में घर आएंगे तो मैं तुम्हें इनवाइट करूँगी, तब तुम ज़रूर आना। वह इस बात पर एग्री हो गई थी। मेरे ससुर पूरा दिन मोबाइल में लगे रहते थे। पहले तो वह कभी मोबाइल इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन मैंने नोटिस किया था कि काफ़ी दिनों से वह मोबाइल पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। लेकिन वह रोज़ घोड़ी का दूध ज़रूर पीते थे। इस घोड़ी को हमारे घर पर आए हुए लगभग 3 महीने हो गए थे। मेरी ननद ने अपने पापा से कहा कि पापा, इस घोड़ी को बेच दो, काफ़ी दिन हो गए हैं इसको यहाँ पर रखे हुए, यह बहुत गंदगी फैलाती है। मेरे ससुर कहने लगे, यह यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, मैं इसका ध्यान रखता हूँ, किसी से इसका कोई काम तो नहीं करवाता हूँ ना। उनको शायद अपनी बेटी का ऐसा कहना बहुत बुरा लगा था। मैंने अपनी ननद को खामोश कर दिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे ससुर अपने शरीर में ताकत बढ़ाने के लिए घोड़ी का दूध पिया करते थे। यह बात मेरी ननद को पता नहीं थी, इसलिए वह अपने पापा से घोड़ी को बेचने की जिद कर रही थी। एक दिन अचानक ही मेरे पति बिना बताए घर आ गए थे। हम लोग उनको देखकर हैरान रह गए थे। मुझे लगा कि शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बल्कि वह जिस शहर में काम करते थे वहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं चल रहा था। कंपनी में दूर के रहने वाले जितने भी वर्कर्स काम करते थे, उन सभी को उनके घर भेज दिया गया था और मेरे पति ने बताया कि जब शहर का माहौल ठीक हो जाएगा तो उनको काम पर वापस बुला लिया जाएगा। इसका मतलब यह था कि अब मेरे पति मेरे साथ घर पर कुछ दिनों के लिए रहने वाले थे। मैं बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि अभी तक मेरे पति मेरे साथ 2 दिन से ज़्यादा घर पर नहीं रुके थे। मेरी ननद भी अपने भाई को देखकर बहुत खुश हुई थी, जबकि मेरे ससुर का बिहेवियर कुछ चिड़चिड़ा सा हो रहा था। ना जाने वह किस बात पर नाराज़ थे या फिर गुस्सा थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर रहे थे। उन्होंने मेरे पति को भी खूब डांट लगाई थी। उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हारी कंपनी ने तुम्हें भेज दिया तो तुम घर वापस आ गए। तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे यहाँ आ जाने से घर में पैसों की कितनी परेशानी हो जाएगी। मेरे पति ने उनको समझाया कि शहर का माहौल ठीक नहीं है, इसलिए कंपनी ने काम भी बंद कर दी है, लेकिन उन लोगों ने 1 महीने की सैलरी एडवांस में दे दी है। हम लोग भी हैरान रह गए थे कि ना जाने ससुर जी का बिहेवियर इतना गुस्से भरा कैसे हो गया था। मेरे पति तो खामोश होकर अपने कमरे में चले गए थे।
गुस्से में ससुर जी ने खाना भी नहीं खाया था। मैंने अपने पति से कहा कि आज पापा को क्या हो गया है, पता नहीं क्यों आज इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। आज से पहले तो कभी मैंने इनको गुस्से में देखा ही नहीं था। मेरे पति कहने लगे, अब इनकी उम्र आ गई है, इन्हें घर की चिंता लगी रहती है और फिर बहन की शादी भी तो सर पर है, इसलिए वह कुछ परेशान होंगे। उसके बाद हम लोग खाना खाकर सो गए थे। मेरे पति को यहाँ पर रहते हुए 2-3 दिन गुजर गए थे, लेकिन मैं नोटिस कर रही थी कि इन दिनों भावना ने मुझे एक बार भी कॉल नहीं की थी। मैंने खुद ही उसको कॉल लगाई और उससे कहा कि मेरे पति घर आ गए हैं और मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैंने उसको डिनर के लिए इनवाइट कर दिया। वह मुझसे मिलने के लिए मना कर रही थी। मैंने उससे कहा, मुझे पता है तुम बहाना बना रही हो, अगर तुम मेरे घर नहीं आई तो मैं तुमसे कभी फ़ोन पर बात नहीं करूँगी, यहाँ तक कि कभी तुम्हारी कॉल भी रिसीव नहीं करूँगी। यह कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया था। अगले दिन रात के डिनर पर मैंने भावना को इनवाइट कर दिया था और अपने पति के आने की खुशी में मैं खाने में बहुत अच्छी अच्छी डिशेज भी बनाई थी। मैं शाम के टाइम पर अपने ससुर के कमरे में उनको चाय देने के लिए गई थी। मैंने देखा कि वह मुझे बहुत परेशान नज़र आ रहे थे। मैंने उनकी तरफ चाय रख दी थी तो उन्होंने चाय नहीं पी और वह उठकर कमरे से बाहर चले गए थे। पता नहीं क्यों उनका मूड मेरी तरफ से भी बहुत ऑफ था। वह मुझसे भी बात नहीं कर रहे थे, वह अपना फ़ोन भी कमरे में छोड़कर गए थे। उनके फ़ोन पर किसी की कॉल आ रही थी। मैंने सोचा कि कॉल की आवाज़ सुनकर वह खुद ही अपना मोबाइल लेने के लिए आ जाएंगे। उनके मोबाइल पर लगातार किसी की कॉल आ रही थी। मैंने अपने ससुर का मोबाइल उठाया और उनको कमरे से बाहर देने के लिए चली गई। वह घर में कहीं भी मौजूद नहीं थे। तभी अचानक मेरे पति ने मुझे आवाज़ लगाई। मेरे ससुर का मोबाइल मेरे हाथ में ही था। कॉल आनी तो बंद हो गई थी। धोखे से मैं उनके मोबाइल को अपने कमरे में ही लेकर चली गई। मेरे पति नहा रहे थे। उन्होंने अपने कपड़े निकालने के लिए कहा था। मैं उनके कपड़े निकालने में बिजी हो गई थी। तभी अचानक मुझे याद आया कि शाम के 6 बज गए हैं। एक बार मैं पहले भावना को कॉल करके पूछ लेती हूँ कि वह कितनी देर में घर पहुँच रही है। पति के कपड़े निकालने के बाद मैंने अपना मोबाइल उठाया और भावना का नंबर डायल किया। भावना के नंबर पर रिंग जा रही थी और तभी अचानक मेरे ससुर के मोबाइल पर भी किसी की कॉल आने लगी। मैंने ससुर का मोबाइल हाथ में लिया। यह देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी कि उनके मोबाइल की स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा था वह मेरा ही नंबर था। घबराहट के मारे मेरे हाथ से मोबाइल छूट गया था। मैंने दोबारा से अपने मोबाइल से भावना का नंबर डायल किया और देखा कि फिर से कॉल मेरे ससुर के नंबर पर ही आ रही थी। मैंने कॉल रिसीव की तो मुझे मेरी ही आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं हैरान रह गई थी और बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। यह सब कुछ क्या हो रहा है? मैंने खामोशी से अपने ससुर के मोबाइल को स्विच ऑफ करके अपनी अलमारी में रख दिया और मैं अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद मेरे ससुर जब घर वापस आए तो वह मुझे बहुत परेशान नज़र आ रहे थे। मुझे पता था कि वह ज़रूर अपने कमरे में जाएंगे और अपना मोबाइल तलाश करेंगे। मेरी सोच के मुताबिक वह अपने कमरे में ऐसे तलाशी कर रहे थे जैसे उनका कुछ खो गया हो। मेरे पति नहाने के बाद तैयार होकर अपने दोस्तों के पास चले गए। मेरे पास मौका अच्छा था, इसलिए मैंने अपने ससुर का मोबाइल ऑन किया और उनके मोबाइल की तलाशी लेने लगी। लेकिन यह देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी कि उनके मोबाइल में मेरे बहुत सारे फ़ोटोज़ और मेरी छोटी छोटी ऐसी वीडियो थी जो मेरे घर के हर काम के मोमेंट पर बनाई गई थी। कोई मुझे देख रहा है, मुझ पर किसी की नज़र है। ये मेरा कोई शक नहीं था, बल्कि मेरे ससुर अपने मोबाइल से मेरी फ़ोटो लिया करते थे, मेरी वीडियो क्लिप बनाते थे। मुझे अपने ससुर से डर लगने लगा था। लेकिन फिर यह भावना कौन थी जो इतने दिनों से मुझसे फ़ोन पर बातें करती थी? मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी। इसका मतलब था कि मेरे ससुर मुझ पर गंदी नज़र रखते थे। उनके मोबाइल में एक वीडियो तो ऐसी थी जिसने शर्मिंदगी की हदें पार कर दी थी। यह मेरी साड़ी पहनते हुए टाइम की वीडियो थी और मेरे कमरे से जो एल्बम गायब हुई थी, इसका मतलब यही था कि वह भी मेरे कमरे से मेरे ससुर ने ही ली थी और अपने पास रख ली थी। अब मैं यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने अपने पति को फ़ौरन कॉल करके घर बुला लिया और उनको यह सब कुछ सच सच बता दिया। मेरे पति अपने पापा से पूछने लगे कि सनाया कह रही है कि यह मोबाइल किसका है। उन्होंने यह नहीं कहा कि इस मोबाइल के अंदर क्या है। यह बात सुनकर मेरे ससुर अचानक खामोश हो गए थे। मेरे पति ने जल्दी से मोबाइल ऑन किया और उन्होंने मेरे सारे फ़ोटोज़ उनके मोबाइल से देख लिए और उसने मेरी वह वीडियो भी देखी जो कि काफ़ी गलत तरीके से बनाई गई थी। मैंने अपने पति को भावना के बारे में भी बता दिया था कि भावना कोई और नहीं बल्कि आपके पापा हैं। मेरे ससुर अपनी सच्चाई एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैं किसी भावना को नहीं जानता,
मैंने अपने पति से कहा, अगर आपको यकीन नहीं आता तो अभी आप भावना का नंबर मेरे फ़ोन से डायल करो और आपको पता चल जाएगा कि कॉल किसके पास जाएगी। मेरे पति ने मेरे कहने के मुताबिक मेरे नंबर से भावना का नंबर डायल किया तो कॉल उनके दूसरे हाथ में उनके पापा के मोबाइल पर ही जाने लगी थी। मैं जो भी बात अपने पति को बता रही थी वह सच हो रही थी। अब मेरे पति को मेरी बात पर यकीन आ गया था कि मैंने आज उनके पापा के खिलाफ जो इल्ज़ाम लगाया है वह बिल्कुल सही है। मैंने अपनी ननद से भी कहा कि मैंने काफ़ी दिन पहले तुमसे कहा था कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझ पर नज़र रखता है, लेकिन तुमने मेरी बात को मजाक में टाल दिया था। उसके बाद से कभी दोबारा मैंने तुम्हें यह बात नहीं बताई, लेकिन लगातार मेरे साथ ऐसा हो रहा था। मुझे लगता था जैसे मेरे आसपास कोई है, पर जब मैं गौर से देखती तो मेरे पास कोई नहीं होता था। और फिर मेरे कमरे से वह मेरी एल्बम का गायब होना। कुछ दिन बाद जब मैं पापा के कमरे में सफाई करने गई तो मेरी वह एल्बम मैंने उनके कमरे में देखी थी। घर में एकदम खामोशी का माहौल छा गया था। मेरे पति की आंखों में बहुत गुस्सा था और वो अपने पापा के सामने जाकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने पापा का हाथ उठाकर अपने सर पर रख लिया और कहा कि आपको मेरी कसम है, सनाया जो कुछ भी कह रही है क्या वह सच है या फिर झूठ है। मेरे ससुर के चेहरे से पसीना आने लगा था क्योंकि वह बुरी तरह से फंस चुके थे। थोड़ी देर बाद मेरे ससुर ने हाथ नीचे कर दिया और वह रोने लगे और मेरे पति के आगे हाथ जोड़ने लगे। कहने लगे, मुझे माफ़ कर दो बेटा, बहू ठीक कह रही है, यह मोबाइल मेरा है और भावना भी मैं ही हूँ। मैं ही लड़की बनकर तुम्हारी पत्नी से बात किया करता था। जिस दिन से तुम्हारी पत्नी इस घर में आई थी मेरे दिल को भा गई थी। मैं इसे पसंद करने लगा था और हमेशा इसके करीब जाने की कोशिश करता रहता था। तुम्हारी पत्नी जो भी काम करती मैं उसका फ़ोटो खींच लिया करता था और अकेले में उसकी फ़ोटो और वीडियो देख देख कर खुश होता था। सनाया बहुत खूबसूरत है, मैं इसकी खूबसूरती में खो गया था। तुम तो हमेशा दूसरे शहर में रहते थे, इसलिए मैं चाहता था कि मैं इसको अपनी तरफ कर लूं और तुम्हारी पत्नी को तुमसे छीन लूं। इसलिए मैंने प्लान बनाया कि मैं लड़की की आवाज़ निकालकर सनाया से फ़ोन पर बात किया करूंगा और मैं सनाया से भावना बनकर फ़ोन पर बात किया करता था। मेरे अंदर यह पुराना टैलेंट है। मैं अपनी जवानी के दिनों में लड़की की आवाज़ निकालता था, लेकिन अब बुढ़ापे की उम्र में आकर मेरे मुंह से लड़की की आवाज़ साफ नहीं निकलती थी। इसलिए मैं घोड़ी को लेकर आया था। घोड़ी का दूध पीने से गले की आवाज़ ठीक हो जाती है। तुम्हारी पत्नी के कमरे से उसकी एल्बम चुराई थी क्योंकि मैं इसे पसंद करता हूँ। मेरे मोबाइल के वॉलपेपर पर भी इसका ही फ़ोटो लगा हुआ है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें यह सब कुछ पता चल जाएगा। मैंने सोचा था कि मैं किसी दिन बहू को अपनी बातों में ले लूँगा और इससे कहूँगा कि वह तुम्हें छोड़ दे और मुझसे शादी कर ले। यह बात सुनकर मेरे पति का खून खौल उठा था और मुझे भी अपने ससुर से नफरत होने लगी थी। जिनको मैं इतना अच्छा आदमी समझती थी वह मेरी इज्जत पर अपनी गंदी नज़र रखे हुए थे। मुझे इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। मेरे पति ने कहा, मुझे नहीं पता था कि बाप समान ससुर अपनी बहू के साथ इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकता है। शर्म आती है आपको पापा कहते हुए। मेरे ससुर बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। मेरे पति ने अपने पापा को बहुत बुरा भला कहा था और उन्होंने यह फैसला किया कि अपनी बहन की शादी कर देने के बाद वह मुझे अपने साथ शहर ले जाएंगे और जहाँ पर वह नौकरी करते हैं वह वहीं पर एक किराए का मकान लेकर मुझे अपने साथ रखेंगे। वह कभी मुझे अब इस घर में नहीं रहने देंगे और ना ही खुद वापस लौटकर इस घर में आएंगे। मेरे ससुर ने हम लोगों से बहुत माफ़ी मांगी थी, लेकिन वह हमारे दिल से उतर चुके थे। अब कभी हमारे दिल में उनके लिए पहले जैसी इज्जत नहीं आ सकती थी। इसलिए मेरे पति ने 10 दिनों के अंदर ही अपनी बहन की शादी कर दी। उसके बाद वह मुझे लेकर शहर आ गए। मैं अपने पति के साथ अब शहर में ही रहती हूँ और मेरे ससुर गांव में अकेले रहते हैं। हम लोगों के साथ साथ उनकी बेटी ने भी उनसे सारे संबंध खत्म कर दिए हैं। मैं अपने पति के साथ शहर में खुशी खुशी रहती हूँ और अपने पति को समझाती हूँ कि वह जैसे भी हैं आपके पापा हैं। मेरे कहने के मुताबिक मेरे पति अपने पापा को खर्च के पैसे भेज दिया करते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।